हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम वट। आई होप आप बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि सी यू वी टी पी जी का एग्ज़ाम 11 मार्च से डेट शीट आ चुकी है। एंड आई होप आप सभी उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि हम फ्री लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, और भी सब्जेक्ट्स के लिए चल रही है, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आने वाली है फ्री लेक्चर सीरीज़। क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड क्लासेस, या जो लोग करना नहीं चाहते, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो लिटिल बिट गाइडेंस फॉर द लिटिल बिट गाइडेंस हमने ये फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। दिवाली की वजह से कुछ डिसरप्शन हो गया था, तो इस वजह से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे, बट फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी फ्री क्लास लेक्चर सीरीज। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। ठीक है, कोर्स कोड सी यू टी एस यू क्यू पी 18 है पॉलिटिकल साइंस का। लास्ट टू लास्ट ईयर पी जी क्यू पी 42 था, फिर 18 हो गया है। हो सकता है इस ईयर फिर से चेंज हो जाए, जब नई नोटिफिकेशन आएगी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम करने टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स मैं डील कर रहा हूँ। एंड जशन मैम का भी लेक्चर आप देख रहे होंगे, फ्री लेक्चर सीरीज में उनके स्टार्टेड है। मैम एमसीक्यू टाइप से ले रही हैं, मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। प्लीज़ अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो इन लेक्चर सीरीज़ को रेफ़र करिए, बुक्स को रेफ़र करिए, एंड अच्छे से पी वाई क्यूज़ लगाइए, ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँ। सो आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कि नोटिफिकेशन एग्जाम की कब आ रही है, डेट शीट कब आ रही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम वर्ड के, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आ रही है या जो भी क्वेरी आ रही है आपकी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, तो पहली चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अमेंडमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली आर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब है क्या, इसको कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल ए। सो अमेंडमेंट्स आर नथिंग बट चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स और रिमूवल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब नॉट रिमूवल एग्जैक्टली, आप सिंपली अमेंडमेंट्स का मतलब ये समझिए, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, सी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका मतलब होता है अमेंडमेंट्स। चेंजेस करे क्यों जाते हैं? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था? 1950s के अराउंड। ठीक है, उससे भी 2 साल पहले ही बना था, मतलब एक्ट में कब आया था? 1950 में। ठीक है, इन्फोर्स कब किया गया था? 1950 में। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए थे। उस टाइम की जैसे सोसाइटी थी हमारा, जिस तरह की सोसाइटी उस अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। लेकिन टाइम टू टाइम, सिंस इंसानों ने ही बनाया, ऐसा नहीं कि जिन्होंने बनाया उन्होंने 1000 साल आगे का फ्यूचर देख रखा है, 100-200 साल का आगे का फ्यूचर देख रखा है। तो टाइम टू टाइम जब सोसाइटी चेंज होती है, पॉलिटी चेंज होती है, और गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेसिक अपडेट्स करने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। तो उन्हीं चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स लाए गए हैं और चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर। ठीक है, आपको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बेटर एग्जैक्टली बट रेलिवेंट, आपको ये भी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी। ये आपने टर्म कई जगह पढ़ा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ या ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। व्हाट इट मीन्स इज कि रिजिड भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, एंड फ्लेक्सिबल भी है कि ऐसा भी नहीं कि चेंज कर ही नहीं सकते हैं। आप जब जब ज़रूरत पड़े तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज करने का प्रोसीजर क्या है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल अमेंडमेंट्स का मतलब मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने बताया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी, पहली चीज़। ठीक है, चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आते हैं अमेंडमेंट होते हैं, उन्हें अमेंडमेंट कहा जाता है। चेंजेस क्या हो सकते हैं? कोई प्रोविजन हटा दिया गया है टोटली, उसमें एड ऑन कर दी गई हैं चीज़ें, कोई नया प्रोविजन डाल दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट्स। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट एक्ट्स भी बोल सकते हैं। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, या सिर्फ सिंपली अमेंडमेंट एक्ट्स भी इन्हें बोलते हैं। अमेंडमेंट एक्ट्स आर वेरी रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं कि कौन ये अमेंडमेंट कब लाया गया, इस अमेंडमेंट में था क्या, किसकी गवर्नमेंट लेके आई है, किस ईयर में आया है। ठीक है, तो आज 4-5 अमेंडमेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था? अब देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट मतलब पहला अमेंडमेंट एक्ट कब आया होगा? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में। ठीक है, 1951 में आया था। किसकी गवर्नमेंट लेके आई थी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे।
ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल डाला गया था। आप ये इतना रीड नहीं भी करेंगे तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। 9th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीज़ें थी पर इंपॉर्टेंटली आपको क्या रखना है कि 9th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज़, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये शेड्यूल्स पे एक पूरा वीडियो उससे पहले अपलोड हो चुका है फ्री लेक्चर सीरीज में ही, तो अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए शेड्यूल्स के बारे में। बस ये अभी इतना जान लीजिए कि जो बेसिक एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो शेड्यूल्स में मेंशन होती हैं। पहले टोटल 8 शेड्यूल्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 4 बाद में ऐड करे गए हैं, तो टोटल कितने शेड्यूल्स हो गए, 12 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं। 9th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था 1951 में, नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, नेहरू जी ने 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल का सिंपली क्या मतलब है, 9th शेड्यूल वाज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचने के लिए जो भी लॉज, अगर किसी भी लॉ को जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाना है तो उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था, उसे जजेस जो है रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी स्क्रूटिनी नहीं कर सकते। तो ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें, एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ओके, 1951 में लाया था, मैंने पहले ही बता दिया है। एडेड 9th शेड्यूल, ठीक है, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ये अगर आप नहीं भी याद करेंगे कौन से लॉज हैं जिन्हें बचाना है, कोई बात नहीं है। बेसिकली आपको याद रखना है कि 9th शेड्यूल डाला गया था, 9th शेड्यूल को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। कुछ लॉज को बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यूज से 9th शेड्यूल को डाला गया था, ठीक है। उसके बाद एडेड 3 more ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन कौन से ग्राउंड थे, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड द स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इतने आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट पे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ज़्यादा बताता हूँ। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ही अब तक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अल्टीमेट बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिए गए थे। इस वजह से इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अगर नहीं दिख रहा है ब्लू में तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सी इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कहते हैं इसे, या द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 भी कहते हैं, क्योंकि ये 1976 में आया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट किसी गवर्नमेंट लेके आई थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। एक चीज़ और याद रखनी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ही एक ऐसा एक्ट है जिसमें प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था। मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल, वो आज तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अब तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, ठीक है। कब अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, ये याद रखना है। क्या अमेंडमेंट हुए थे, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, ये लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं पे, हाँ, 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड इन प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। चेंजेस बहुत सारे थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन आपको सिर्फ मेजर वाले याद रखने हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है, देखिए 1976 में आया था, याद रखना, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, ठीक है। कई कमिटीज़ होती हैं जो रिकमेंड करती हैं कि ये चेंजेस आने चाहिए, तो उसमें कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। 2 चीज़ें याद रख गई। तीसरा क्या है, एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल, सिंपल। उसके बाद एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, ठीक है। नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन डाला था, पार्ट 4A। उसके बाद मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट एडवाइस देगी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, ये कर दिया गया था, ठीक है। मेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कटेल तो ठीक है, हाँ। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा का टेन्योर जो है और लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल की होती है ना लोकसभा, 5 से 6 साल कर दिया गया था। अब आप कहेंगे 6 साल कर दिया गया था तो अभी 5 साल क्यों है, वो अभी आगे समझेंगे, लेकिन 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजरली आपको ये याद रखना है, ईयर 1976, रिकमेंडेशन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कहते हैं, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 भी कहते हैं, ठीक है। 3 नए वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी डाले गए थे प्रियम्बल में। प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था, एडवाइस की जो कैबिनेट एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, ठीक है। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 5 to 6 years,
ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन गए, मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन तो बन ही गए होंगे कम से कम मिनिमम। तो ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं इसमें। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1978 में। इसे कौन लाया था? इसे लाए थे जनता दल की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, जनता दल की गवर्नमेंट थी। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वॉज मोरारजी देसाई, ठीक है। तो जनता दल की गवर्नमेंट 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट में मेजरली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे रिवर्स कर दिए गए थे। हालांकि कुछ रखे भी गए थे, बट कई सारे जो हैं रिवर्स कर दिए गए थे, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में तो जो 5 से बढ़ाकर 6 साल टेन्योर किया गया था लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, वो 6 से 5 साल फिर 2 साल बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हो गया था, ठीक है। रिवर्स कर दी गई थी ये चीज़। अब देखिए 1978 में आया है, ये याद रखना है, टू नलीफाई द अमेंडमेंट्स मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने बता दिया आपको। It reversed the provision made by the 42nd Amendment Act that allowed the government to amend the Constitution on its wish by Article 368, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Removed right to property from the list of fundamental rights and made it a legal right, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट टोटल कितने होते हैं? अभी आप पढ़ेंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इंक्लूडिंग द राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और उसे लीगल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 300A है वो, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आर्टिकल 300A बन गया है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले था फंडामेंटल राइट। अब क्यों बना है, क्यों नहीं बना है, उसके पीछे पूरा एक रीज़न है और कई सारे केसेस चले थे, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा। प्रीवियसली द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अच्छा ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को पहले एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे लगा दिया जाता था, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन, अनटिल अनलेस आर्म्ड रिबेलियन वर्ड डाल दिया गया था कि आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी उसी के बिहाफ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 44th अमेंडमेंट एक्ट में लेके आई गई थी, जो आपको याद रखनी है। जैसे 1978 ईयर क्या रिवर्स किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, राइट टू प्रॉपर्टी हटा के लीगल राइट बना दिया था फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 300A, ठीक है। 300A मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के जो रीजंस हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस विद द वर्ड आर्म रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया था इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और चेंजेस भी थे। क्या करा था प्रेसिडेंट, आपने 42nd में देखा कि जो कैबिनेट एडवाइस दी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। 44th में क्या हो गया कि एक बार वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, जो भी बिल एक्ट आता है उनके पास साइन करने के लिए, उसे जो है प्रेसिडेंट एक बार वापस भेज सकते हैं। दोबारा आ जाएगा तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, बट एक बार वापस भेज सकते हैं। तो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस, सेंड बैक वंस, ये वंस लिखा है, वंस द एडवाइस of the cabinet for the reconsideration, but the reconsidered advice is to be binding on the president। अगर दोबारा वही चीज आ गई तो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट रिस्टोर्ड द, ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, दैट इज 5 years। ये मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 5 से 6 साल जो कर दिया गया था, फिर से वापस 6 से 5 साल 44th अमेंडमेंट एक्ट में कर दिया गया। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल्स 20 एंड 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, जो आर्टिकल 20 और 21 में दिए हैं। कौन से दिए हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ढूंढ के आइएगा, आपको होमवर्क है, ठीक है। सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ चीज़ें आप खुद से ढूंढेंगे तो वो याद रहेंगी आपको।
आर्टिकल 20 एंड 21 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. दैट इज गिवन इन द 44th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया, 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, और ये फर्स्ट 42nd 44th में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आए हैं आपके. मतलब एक एक अमेंडमेंट इस 42nd और खासकर 44th में आपको 5-5 6-6 क्वेश्चंस पर एक्ट मैंने बता दिए हैं आपको. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिमाग में बिठा के रखिएगा, इन्हें भूलना नहीं है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट. 61st अमेंडमेंट एक्ट 61st अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी कुछ पेड क्लासेस भी चल रही हैं एंड 16th अक्टूबर से स्टार्टेड है पॉल साइंस के लिए. ठीक है, तो एग्जाम वर्ड के ऐप पे चल रही हैं, पेड क्लासेस हैं. और अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि पॉल साइंस CUET पॉल साइंस का सिलेबस 6 पार्ट में डिवाइडेड है लार्जली. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन. बाकी पब्लिक पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स है वो थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो क्लासेस चल रही हैं, ये 3 पोर्शन जशन मैम पढ़ाती हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी. आई टीच इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी, कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटी एंड IR इंटरनेशनल रिलेशंस. 6:30 to 7:30 क्लास होती है डेली की डेली. एंड क्या कहते हैं, वीक में 6 डेज आपकी क्लास रहती है, 1 घंटे की क्लास होती है. ठीक है, ये याद रखिएगा. एंड द कोर्स प्राइस इज 3,999. एंड जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है उनको मैं बता सकता हूँ कि सारे लेक्चर्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड हैं, तो आप पुराने लेक्चर्स दे सकते हैं. आपको साथ में हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं PDF फॉर्म में, वो आपके लिए. बाकी एट दी एंड हम मॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे 25 to 30. तो अगर कोई इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम उसमें आपके डाउट्स भी एड्रेस करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप ये मत समझिएगा कि क्लासेस निकल चुकी हैं, क्योंकि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं. आप उनसे रिलेटेड भी डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं. ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, ताकि अगर आपको गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो विल बी हेल्पिंग यू आउट. ओके, मूविंग अहेड, 61st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता रहे थे. 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में. ठीक है, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम. ठीक है, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे. वोटिंग एज जो है रिड्यूस कर दी गई थी. पहले 21 ईयर्स थी. ठीक है, 21 ईयर्स पहले थी कि जब वोट, जो वही लोग वोट कर सकते हैं जो द पीपल हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स आर एलिजिबल टू वोट इन द इंडियन इलेक्शंस. बट ये वोटिंग एज रिड्यूस करी गई थी 21 to 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. कब किया गया था? 1989 में. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 61st अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 1989, ये याद रखना है आपको. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हमने देखे. स्पेशली 42nd एंड 44th बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं. बाकी आगे भी अमेंडमेंट एक्ट्स और देखेंगे, क्योंकि ये 4 नहीं और भी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं. पर इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड इन्हें एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं आप. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर प्रिपरेशन. अच्छे से पढ़ते रहिए. हम फ्री लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे आपके लिए, अब डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगे. एंड अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारा कोर्स चल ही रहा है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जो मैसेज नंबर्स दिए हुए हैं उस पर डाउट्स के लिए आप क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. एग्जाम वर्ड के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री लेक्चर सीरीज. थैंक यू वेरी मच.